नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछला एपिसोड बताने की शायद ज़रूरत नहीं है और हाँ, कुछ और बताऊंगी। कई लोगों को बहुत दिक्कत है ना कि लॉन्ग एपिसोड कर देते हो आप, और कईयों ने कहा कि ये जो नाइट है वो कब तक चलेगी। ये नाइट तो पूरी ज़िंदगी भर चलनी चाहिए। क्यों? अब आपकी नाइट खाली खाली है तो क्या चाहते हो कि दूसरे की नाइट्स भी शॉर्ट हो जाएं? अरे चलने दो। जलन हो रही है क्या आप लोगों को? लोगों ने बोला कई क्या ही कहा जाए। ज़िंदगी है, सबकी चलती है। आपकी भी चली रही होगी, उनकी भी चली रही है। थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते वो लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या पड़ी है कि आप लोगों को धक्का दे देकर आगे चलते चले लेकर चले जाओ। हाँ, कम ऑन मैन। एक कुर्सी पकड़िए, थोड़ा सा ठहरिए। ठहरना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। ये शायद आपको किसी न किसी पॉइंट पर मालूम हो जाए, इस चीज़ का एहसास हो जाए, तब आपको मेरी बात याद आएगी। एनीवेज, आइए हम अपनी स्टोरी पर चलते हैं। पिछला एपिसोड कुछ यूँ था कि कैसे न कैसे जंग पार कर ली थी अमाल ने अपने ही कमरे में आने के लिए। और जब वो कमरे में आई थी तो उसकी दुल्हन उसे सेज पर नहीं मिली थी, खिड़की पर मिली थी खड़ी, वो भी गुस्सैल निगाहों के साथ। मना लिया था अमाल ने अपनी दुल्हन को और फिर खुद ही अपनी दुल्हन को वो अपने बेड पर ले गई थी। धीरे धीरे वो गहने उतारे थे, वो शगुन उतारा था, है ना। तो बस यही था पिछला एपिसोड। डिटेल में जानना है तो पिछले एपिसोड में भागिए और वापस आ जाइए यहाँ। आगे बढ़ते हैं। सारे गहनों को कविशा के बदन से उतार दिया था अमाल ने। हल्का महसूस करने लगी थी कविशा। तो अब मेरी बीवी को कैसा लग रहा है? अमाल ने धीरे से पूछा था और अपने चेहरे को ज़रा करीब कर दिया था। और कविशा ने भी अपने होठों को अमाल के चेहरे के आगे किया था और अमाल के माथे पर अपने होठों को रख कर उसने चूम लिया था अमाल का माथा। बहुत बहुत हल्का। शुक्रिया। इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो आनंदमय काम है ना, अपनी बीवी के गहने उतारना। हाँ। अपनी ओझल निगाहों के साथ कविशा ने अमाल के सामने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया था। अमाल ने दोनों हाथों में कविशा का चेहरा भरा था। तो अब कुछ और करें क्या? ये जो फूल हैं सेज पर, सेज ही कहते हैं ना, मुझे क्या मालूम, मेरा पहली बार है ये। तो मेरा कौन सा दूसरी बार है? तो आप वो क्या मुझसे बात करने के लिए कब से इतना ऊ लगाना पड़ गया है तुम्हें? कविशा ने अपना चेहरा ऊपर कर लिया था और अमाल ज़रा जो नर्वस आ रही थी उसकी नर्वसनेस गायब हो गई थी। ठीक कहा तुमने। ये दोनों बहुत करीब थे, बेहद। ऑलमोस्ट अपनी गोद में भर लिया था अमाल ने कविशा को, अपनी दुल्हन को। क्या मेरी दुल्हन थक गई है? कविशा के थके चेहरे को पहचान गई थी अमाल। बहुत। तुम्हें पता है ये सब कितना थका देने वाला है? मालूम है। जब अमाल अपने शब्द कह रही थी तो उसके उठते होंठ कविशा की नोज़ को टच कर रहे थे। इतने करीब थे ये दोनों। और इस बात पर कविशा ने अपनी बाहों में अमाल को भर लिया था और अमाल ने कविशा को एक छोटे बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया था, अपनी गोद में बिठाकर। तो मेरी दुल्हन थक गई है, तो अब हम अपनी दुल्हन को नींद दे दें। पक्का? हाँ, बिल्कुल पक्का। चलो। ये कहते हुए अमाल ज़रा ऊपर की तरफ खिसकी थी। कविशा को बाहों में पकड़े पकड़े कविशा को लिटा दिया था। अब मुझे लगता है कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। मैं लेकर आऊँ कपड़े? कविशा कुछ कह ही नहीं पाई। उसने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। क्या वो उसकी हामी थी?
अमाल फट से बेड से उतर गई थी और अलमीरा को खोलकर उसने एक सूती सूट जो पूरा रेड कलर का था, शायद इसी वक्त के लिए वो अलमारी में रखा गया था, वो ले आई थी। आओ मैं अपने बच्चे के कपड़े बदल दूँ, ये कहकर अमाल ने उसका हाथ पकड़ उसे बिठाया था और ऊपर की वो जो लहंगे की चोली थी वो निकाल दी थी। आंखें बंद कर ली थी कविशा ने लाज के कारण। ये देखकर अमाल के लब मुस्कुरा दिए थे। ये आंखें बंद क्यों? आओ, मुझे नहीं खोलनी। अच्छा बाबा ठीक है। ये कहकर अमाल ने सूट का वो ऊपरी हिस्सा कविशा को पहना दिया था। अब तो खोलो आँख। अब इस बार कविशा ने आँख को खोल लिया और अमाल की आँखों में किया। बेइंतहा मोहब्बत थी इन दोनों की निगाहों में। उस तार में कूट कूट कर प्यार भरा हुआ था, जो तार इन दोनों की आँखों को बांध ले गया था। अब ये पहन लूँ, पहना दूँ। एक छोटे बच्चे की तरह अमाल कविशा के इन कपड़ों को बदल रही थी। इस बार कविशा ने आंखें बंद ही नहीं की। उसने अमाल की आंखों में ही देखा, न इधर न उधर, ना ही अमाल ने इधर उधर देखा। और ये सूट अब कविशा के बदन के सुपुर्द हो गया था। ले जाओ अब तुम, बस मैं अभी आई, ये उधर रख दूँ। अमाल ने ये कहा और लहंगे को बहुत प्यार से उठाकर उसने एक जगह हैंगर में टांग दिया था और जाकर अपने बेड की साइड पर खिसकते खिसकते वो करीब हो गई थी कविशा के, लेट गई थी। कविशा ने अपने आप को बिल्कुल चिपका दिया था अमाल से। अमाल के बाएं हाथ पर वो अपना सर रख चुकी थी, तकिया बना चुकी थी वो अमाल की बाईं बाजू का। अब अमाल ने सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया था। अब इस कमरे में एक प्यार वाला अंधेरा था। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरा प्यार, आज सब कुछ मेरे पास है, मेरी बाहों में है। तुम्हें मालूम है अमाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, लेकिन ये मोहब्बत एक पल में हो जाने वाली चीज़ है, जो एक पल में आपके दिल को मोड़ देती है, जो एक पल में आपके दिल को बदल देती है। कविशा ने कहा था अमाल के सीने पर। हाँ मालूम है मुझे मेरी जान, तभी मैं हमेशा हमेशा उदय से ये कहती रहती हूँ, मोहब्बत सिर्फ़ एक पल का नाम है। और मेरा उसूल है मैडम कि मैं मोहब्बत पलों से करती हूँ। मालूम है। और क्या क्या मालूम है मेरी बीवी को मेरे बारे में, सब कुछ, जो शायद इसे खुद नहीं मालूम। अच्छा। अच्छा अमाल, ये ज़मीन, ये आसमान, ये हवाएं, ये अग्नि, ये लोग, ये पेड़, ये फूल, जितने भी आज हमारे फेरों में मौजूद थे, वो सब आज हमारी मोहब्बत के साक्षी बने हैं ना। हाँ तुमने ठीक कहा, कविशा अमाल कपूर। पूरा नाम ले लिया था अमाल ने आज कविशा का। कविशा ने अपनी चमकती आंखों में, जिसमें नींद भरी हुई है, ऊपर की तरफ अमाल के चेहरे को देखा था। फिर से कहो, कविशा अमाल कपूर। तुम्हें पता है रूह ने एक एक क्या मीनिंग निकाला? वो मुझे कि अमाल कपूर इसलिए। हाँ, ए फॉर अमाल एंड के फॉर, तुम बताओ, कविशा ने पूछा। कवि, मेरी रूह बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ बहुत।
इस अंधेरे में भी अमाल के हाथ कविशा की हथेलियों को तराशने लगे थे। मेरे नाम की मेहंदी लगाई है तुमने, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? तुम तो मुझसे ज़्यादा यकीन पर थी ना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गुम हो जाऊंगी। हाँ, क्योंकि मुझे अपने दिल पर पूरा एतबार था, पूरा ईमान था अपनी मोहब्बत पर। तो फिर कैसे नहीं होता है? ये सच हो गया, ये सच हो गया कभी। तुमने मेरे नाम की मेहंदी लगा ली। हाँ, जबकि मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे नाम की मोहब्बत आँखों में लिए जब तुम मेरे दिल में उतर जाती हो तो क्या होता है मालूम है? अमाल ने कहा था, और उसकी बातों और उसकी आँखों में साफ साफ झलक रहा था कि वो क्या चाहती है। इस तरह की बातें मत करो, कविशा ने कहा। अच्छा, तो किस तरह की बातें करूं? अब इन दोनों की आंखें फिर से एक दूसरे में बंद गई थी। होंठ कुछ करना चाह रहे थे, दिल भी कुछ करना चाह रहा था, लेकिन कविशा की पलकें भारी लग रही थी। कविशा की तो थी ही, तो उसे महसूस हो ही रही थी, लेकिन उसकी भारी पलकों को अमाल बखूबी भांप रही थी। बच्चा, सो जाओ। अब किस तरह की बातें करनी है ये कल करेंगे। ये कहकर अमाल ने अपने होठों को गोल करके कविशा के होठों से मिला दिया था। बस थोड़ी सी ही देर के लिए, क्षण भर के लिए। कविशा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जब अमाल ने ये देखा तो उसे पूरा कंफी जोन दे दिया और उसके सर पर अपने गाल को सटाए उसने अपनी भी आंखें बंद कर ली। और ये दो हंसों के जोड़े को नींद आ गई। रात तो पहले ही न जाने कौन से पहर में पहुंच चुकी थी, तो अब भोर का पहला पहर शुरू होने वाला था। ये दोनों गहरी नींद में थे। पंछियों की चहचहाहट गूंजने लगी थी। हवाएं हल्की हल्की ज़रा पेड़ों को जगा रही थी। इस हवेली की जो दास और दासियां थे वो जग चुके थे, अपने अपने काम में जुट चुके थे। मॉम की आंख भी खुल गई थी और वो स्नान लेने चली गई थी। काका भी ज़रा जल्दी ही उठ जाया करते हैं, लेकिन क्यों? वो भी उठकर अपने कमरे के बाथरूम में पहुंच रहे थे। मम्मी ने भी ज़रा करवट ली थी, क्योंकि मम्मी की भी नींद खुल गई थी। वो भी स्नान गृह की तरफ बढ़ने लगी थी और ये सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। थोड़ी ही देर के बाद सबके कानों में एक मधुर आवाज़ गई थी, जो खींच कर उसी आवाज़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रंग रसिया ओ कान्हा। ये कविशा थी जिसकी पूजा आज कितनी अलग थी। वो अपने कान्हा के साथ एक तार जोड़ रही थी और उस तार के खिंचाव में हर एक इंसान जो इस हवेली में मौजूद था, जिस जिस के कानों में कविशा के स्वर पड़ रहे थे, वो खिंचा चला जा रहा था इसी आवाज़ की तरफ कि ये आवाज़ किस केंद्र से उठ रही है। बस उसी केंद्र पर सब चुंबक की तरह खींचते चले जा रहे थे। पवन प्रभाते जग को जगाते, भंवरे भी करते हैं गुंजन। पंख पसारे उड़े पखेरू, सिंदूरी सिंदूरी आंगन। मॉम अब पूजा घर में पहुंच चुकी थी। मॉम के पीछे पीछे मम्मी के कदम भी गए थे। रूह जग गई थी और फट से वो अपने कदम सीढ़ियों से उतारने लगी थी। वो कविशा थी। हाँ, वो नई नवेली दुल्हन जो मस्टर्ड येलो और मरून कलर का कॉम्बिनेशन पहने अपने सर को अपने इस खूबसूरत दुपट्टे से ढके हुए कान्हा के सामने थी।
मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन। मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। अमाल कैसे अछूती रहती इस चीज़ से, उसकी आंखें भी फौरन से फौरन खुल गई और उसने अपने कदम पूजा घर की तरफ बढ़ा दिए। जब तक वो पहुंचती वहाँ भीड़ लग चुकी थी। मैं बावरिया सुध बुध भूली, मुझको लागी तेरी लगन, तेरे द्वारे सांझ सखारे, तेरा नाम जपे मेरा मन। अब इन भीड़ को चीरते हुए अमाल पहुंच गई थी पूजा घर में। उसने स्नान नहीं किया था, पूजा घर के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा था। बेचारी रू और प्रिया ठीक जाकर अपनी दी और अपनी भाभी के पीछे खड़े हो गए थे। माँ की आंखों का आज क्या ही कहना था, कितना सुकून था उस माँ की आंखों में जिसकी बेटी ये भजन गा रही थी। जो है मेरा सब है तेरा, तुझ पे है ये जीवन अर्पण, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन। मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। जब कविशा ने अपना भजन पूरा कर लिया तो उसकी दोनों आंखों ने 2 बूंद गिरा दी। ये कान्हा मुस्कुराते हुए कविशा को देखते रहे। कितने चतुर चालाक हैं ये, है ना। अपनी मुस्कान के द्वारा अपना आशीर्वाद कविशा को भेज रहे हैं। कैसे कैसे भूल जाते हैं आप इनकी लीलाओं को। तभी कविशा पीछे मुड़ी थी और जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा इतने सारे लोग। आज वो चरणामृत किस किस को देगी। मॉम, फट से उसने मॉम के पैर छूने चाहे थे, लेकिन मॉम ने रोक दिया था और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो न जाने कहाँ है। मैंने फट से कविशा को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखें भी भर आई थी। खुश रह मेरे बेटा, बहुत खुश रह, तुझे बहुत बड़ी ज़िंदगी मिले, इतनी बड़ी कि लोग तेरे पास आए। कविशा को ये आशीर्वाद दिया था मॉम ने। मम्मी की तरफ मुड़ी थी कविशा, मम्मी ने भी गले लगा लिया था। और माँ तो फिर माँ थी, उसके आंसू कैसे रुकते। अमाल का दिल कितना सुकून पा रहा था। उसकी निगाहों में कितनी मोहब्बत थी और वही निगाहें कविशा पर अटकी हुई थी। उसने अपने धीरे से जो कदम है वो मोड़ दिए और अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। अपने कमरे में आकर वो बेड पर बैठ गई। क्या सच में ये सच है? मेरी कवि मेरे साथ है और आज मैं बहुत नसीब वाली हूँ ना कि कवि मुझे मिली है। ये कहकर अपने आप से ही बातें कर रही थी अमाल। और कविशा काका को चरणामृत दे देने के बाद ज़रा मॉम की तरफ मुड़ी थी। क्या हुआ मॉम, वो चरणामृत सबको कैसे दूँ? हाँ रुक जाओ। जी मॉम। ज़रा मॉम ने इशारा कर दिया था और उन्हें फट से एक शुद्ध बोल में चरणामृत दोबारा बना दिया था। इस तरह सबके नसीब में हो गया था भाई चरणामृत। और क्या, अब कविशा वापस अपने रूम में गई थी। तुम जाग रही हो? मुझे लगा
तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अपने कदम अब अमाल की तरफ बढ़ाए थे कविशा ने। इतनी देर से तो सोई थी तुम, तो क्यों जगाते? अच्छा, और तुम नहीं सोई थी इतनी देर तक? लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने कान्हा से बात करनी थी। अच्छा, और मुझसे? तुमसे तो सारी उम्र पड़ी है ना बात करने की। और वैसे भी कान्हा ने ही तो ये दिन दिया ना, तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी था। उन्हें बताना ज़रूरी था कि वो कितने अहम हैं। तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ? क्यों? ये कहकर कविशा ने अपने आप को ज़रा अपने इस सिंगारदानी के शीशे के सामने कर दिया था और बैठ गई थी उस छोटे से टेबल पर। मैंने ऐसा क्या किया? फिर से कविशा ने पूछा। अच्छा, तुमने नहीं किया? हर एक कदम पर मुझे अपना दीवाना बनाती जा रही हो। क्या चाहती हो? हाँ, आसमान पे तुम्हारा नाम लिख दूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारे बस में ही नहीं है। बस में? तुम्हारे क्या, किसी के भी नहीं है। तो ये नामुमकिन सपना मैं क्यों देखूं? ये कहकर कविशा ने वो सिंदूरदानी उठाई थी। और रुको, क्या हुआ? कविशा ने हैरानी से देखा था अमाल को। ये मैं करूँगी। तो उसके लिए तुम्हें स्नान लेना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल। तो बस में 5 मिनट में आई। 5 मिनट में? हाँ, बस 5 मिनट में बीवी। फिर इसे भी अपनी जगह रख देंगे और जाओ। पास बढ़ती अमाल को रोक कर उसे बाथरूम की तरफ भेज दिया था कविशा ने। यहाँ उदय जल्दी जल्दी कदम लेकर ढूंढने लगा था अमाल को। क्या हुआ? इतनी बेसब्री से कहाँ भागा जा रहा है तू? मॉम ने उसकी बेसब्री को नाप लिया था। अब मॉम जी प्रणाम। हाँ, खुश रहे, बहुत बड़ी ज़िंदगी तुझे भी मिले। और मेरी शादी? तू शादी के लिए इतना बेताब क्यों हुआ पड़ा है? ये बात बाद में करेंगे मॉम जी। बॉस कहाँ है? अरे आज तो पीछा छोड़ अपने बॉस का। इम्पोर्टेंट बात है मॉम जी, मैंने फ़ोन किया था बट नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ, बैठ जा, आ जाएगी वो बाहर, तो बात कर लेना। ओह अच्छा, ठीक है। अच्छा मॉम जी, बॉस हनीमून पे तो जाएंगे ना? बेशर्म की तरह बातें करता रहता है, मुँह बंद रख अपना। इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? मम्मी भी वहीं बैठी हुई थी। मम्मी ज़रा सी मुस्कुरा दी थी मॉम और उदय की बातें सुनकर। रू फटाफट अपने कदम लेकर इस तरफ आ गई थी। क्या बातें हो रही हैं? मैं तो वही बातें कर रहा हूँ मॉम जी से। हनीमून पे भेजना है ना बॉस को? हाँ, क्यों नहीं भेजना? एक ही को जाना है हनीमून पे भाई। रू भी आकर बैठ गई थी मॉम के बगल में। अरे नहीं, कहीं नहीं जाना, 15 दिन तक नहीं जाना बाहर। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बहन जी ने। एक रस्म होती है, उसके अलावा नहीं। नया वाला शादी का जोड़ा नहीं। तो कौन सी रस्म मम्मी आंटी? उदय ने पूछा। पग फेरे की रस्म, और क्या? मम्मी ने कहा और मॉम ने मम्मी को देखा। हाँ, ठीक कह रही हैं समधिन जी। सिर्फ पग फेरे के लिए कविशा घर से बाहर कदम निकालेगी। 15 दिन से पहले कहीं कोई नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन बॉस तो काम करने के लिए निकल जाएंगे ना मॉम जी। हाँ, वो काम के लिए निकले, लेकिन दूर मैं नहीं भेजूँगी अभी की दोनों को। ठीक है मॉम जी, क्या ही कर सकते हैं। उदय ने ये कहकर अपनी आँखों को ज़रा सर्चिंग मोड पर डाला। तो बहन जी, अब मुझे जाने की भी आज्ञा दीजिए। मम्मी ने कहा। अरे समधिन जी, ऐसे कैसे? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन रुक ली मैं अपनी बेटी के ससुराल में, अब नहीं। हाँ, ठीक है, जैसा समधिन जी को ठीक लगे। हाँ तो बस, हाँ मैं छोड़ आऊँगा ना मॉम जी, मैं छोड़ आऊँगा। मॉम के बोलने से पहले ही बोल पड़ा था उदय। कब जाना है मम्मी? खुश हो रहा था वो बहुत। बस थोड़ी ही देर में। हाँ, ठीक है, मैं छोड़ आऊँगा मॉम जी, टेंशन मत लो। हाँ तो किसको टेंशन है? अब
वहाँ अमाल स्नान कर चुकी थी और जल्दी जल्दी उसने अपने कदम कविशा की तरफ बढ़ा दिए थे। कविशा अब अलमारी में अपने कपड़े ज़रा सैंतने लगी थी। उसने अलमारी जैसे ही बंद की, बेचैनी में आगे बढ़ती हुई अमाल को पाया। आराम से, दूर नहीं जाना है कहीं। हाँ, मालूम है। ये कहते हुए अमाल ने कविशा को दोनों बाजुओं से थाम लिया और उसे छोटे से टेबल पर बिठा दिया और ठीक उसके पीछे खड़ी हो गई। अब ये दोनों आईने में साफ साफ दिख रही थी। अमाल ने सिंदूरदानी को अपने दाहिने हाथ से उठाया, उसे खोलकर एक चुटकी सिंदूर लिया और इन दोनों की निगाहों ने फिर से तार बांध लिया था आईने में ही। और उसी तार को थामे हुए अमाल ने वो चुटकी कविशा की मांग में रख दी और उस सिंदूर को उसकी मांग में भर दिया। जब अमाल ने ये किया तो कविशा ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। अमाल ने धीरे से सिंदूरदानी के ढक्कन को लगाकर उसे चुपके से टेबल पर रख दिया और अपने चेहरे को ठीक कविशा के चेहरे से सटा दिया। अपनी चिन को कविशा के शोल्डर से लगा दिया और अपनी दोनों बाहों से अपनी बीवी को उसने बाहों में भर लिया। आंखें खोलो मेरी बीवी, देखो। अमाल के कहने पर कविशा ने आंखों को खोला और सामने पाया दो चेहरे, दो दिल, जिनके चेहरे साफ साफ उनकी मोहब्बत से चमक रहे थे। दोनों की आंखें फिर से बंधी और अमाल की बाहों में ही फट से पलट गई कविशा। सीने से लगा लिया अमाल ने अपनी बीवी को। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये कैसी फीलिंग्स हैं? खुद देखो ये कैसी फीलिंग्स हैं। अमाल ने फिर से सीधा किया था कविशा को और फिर से ये दोनों आईने के सामने थे। आज से ये काम मेरा, रोज़। और ख़बरदार जो ये काम मुझसे कराए बगैर तुमने। अच्छा, जोरू का गुलाम कहेंगे तुम्हें लोग। लोगों की किसे पड़ी है? जो कहते हैं कहने दो। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी से मतलब है। और ये दोनों फिर से एक दूसरे को अपनी बाहों में थाम चुके थे। तो आज के एपिसोड को मैं यहीं रोकती हूँ। अब जो कहना है आपको कमेंट बॉक्स में आकर कहिएगा, लेकिन ज़रा सभ्य शब्द इस्तेमाल करिएगा। नहीं, मेरा कुछ नहीं जाना है, वो आपका ही आईना आपको दिखाएगा, राइट? तो बस दुआ करिए जल्दी से अगला भाग आए, अगला एपिसोड आए, जो चीज़ कह लें, पार्ट, भाग, एपिसोड, जो भी। दुआ करते रहिए, दुआ करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी एपिसोड मिलते रहेंगे। अब बीमार हो जाएगा बंदा तो कैसे पहुंचाएगा आपके पास, है ना? क्या करें, हाड़ मांस के पुतले हम भी हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट हो ही जाता है। एनीवेज, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी ज़रा पसंद आ रही है तो दूर तक पहुंचा दीजिए, है ना? इतना तो कर सकते हैं आप, तो करिए। मुस्कुराते रहिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और क्या कहूँ, सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।